विवेक सर, ये आपने क्या कर दिया। जस्ट वॉच द बंगाल फाइल्स। कोई भी परसेप्शन बनाने से पहले मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहूंगा कि मूवी वन टाइम वॉच है। देखो, लास्ट टाइम सर ने एक प्रॉब्लम को एड्रेस किया था। जैसा विवेक सर बार बार कहते हैं कि जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो एक तरह के इकोसिस्टम से इन्फ्लुएंस्ड है। मतलब जो भी इस देश की प्रॉब्लम्स हैं उसको कहानियों के रूप में एक ही नैरेटिव का एंगल देके उसको बार बार प्रेजेंट किया जाता है, एक ही नैरेटिव से उसको दिखाया जाता है। और इस देश की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, दैट इज द कम्युनिटी हु इज फॉलोइंग द सनातन धर्म, उनका पेन कोई भी स्टोरी या कोई भी फिल्म उनके पेन को नहीं सही तरह से दिखा पाती थी। तो उनकी बात को सर आगे लेके आए थे। तो वो लोग जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, वो लोग जिनके पेन को बॉलीवुड आज तक अपनी कहानियों में नहीं दिखा पाया है, उनको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। अब रिव्यू की बात कर लूं तो यार, जो प्रॉब्लम सर ने लास्ट टाइम एड्रेस किया था, जिस पीक या जिस इंटेंसिटी पे सर थे, उसको ऊपर ले जाने की वजह, मतलब अगर देखा जाए तो जो कनेक्शन मुझे द कश्मीर फाइल्स में फील हुआ था, वो यहां मुझे फील नहीं हुआ। अगर आपको मैं इस चीज को कुछ इंस्टेंसेस से समझाऊं तो अवतार 1 देखने के बाद, अवतार 2 देख के जो आपको फीलिंग आई थी, पुष्पा 1 देखने के बाद जो पुष्पा 2 देख के जो आपको महसूस हुआ था, वही यहाँ पे द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद आपको द बंगाल फाइल्स में सेम वैसा ही कुछ लगेगा। आई नो लेगेसी को बनाना और उसको कंटिन्यू रखना इतना आसान नहीं होता है। जैसा जब द कश्मीर फाइल्स में जो स्टैंडर्ड सर ने सेट किया था, हमें ऐसा लग रहा था कि सर इस बार इस मूवी को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएंगे। जैसा एक्सोडस पे जो फिल्में बनती हैं, जैसे जब हम एक्सोडस फिल्म्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में द शिंडलर्स लिस्ट हुई, द पियानिस्ट हुई, ये स्टैंडर्ड आता है हमारे ब्रेन में। हालांकि जो हमारी स्टोरीज हैं उनसे काफी डिफरेंट है, बट एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जैसा हम जो टच और जो कनेक्शन हम द कश्मीर फाइल्स में फील कर पाए थे, जो इंटेंसिटी थी, वो हमें लग रहा था कि सर अब इस बार इससे भी ऊंचा उसको ले जाने वाले हैं। लेकिन अब वही है कि जो अभाव में हम जिस तरह का काम कर ले जाते हैं, वो एक सक्सेस मिलने के बाद उसको कंटिन्यू कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये हमने पूरी हिस्ट्री में बहुत बार देखा है, हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज में भी ऐसा बहुत देखा है। मैंने जैसा एग्जांपल दिया पिछली कुछ मूवीज का, इवन आप एवेंजर्स सीरीज का भी हाल देखो तो कुछ ऐसा ही है इस समय। टॉकिंग अबाउट द प्रो ऑफ द मूवी, तो सबसे पहला जो इसका स्ट्रेंथ है वो है द नैरेटिव ऑफ द मूवी। मतलब ये एक प्री इंडिपेंडेंट जो एरा है, मतलब जब भारत को आजादी मिली थी, वो उस टाइम बॉक्स को और अभी करंट का जो सिचुएशन है जो इंडिया के कुछ पॉकेट्स में हो रहा है, दैट इज द कश्मीर एंड बंगाल, उसमें एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करती है कि अभी भी कहीं ना कहीं हम उन्हीं प्रॉब्लम्स से को फेस कर रहे हैं जो 1947 में कर रहे थे। मतलब अभी कोई सिचुएशन बदली नहीं हमारे देश की, हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर द सेकंड स्ट्रेंथ इज टेक्निकलिटी। मतलब अगर हम बात करें तो टेक्निकली मूवी पिछली फिल्मों के कंपैरिजंस में काफी बेटर थी इन टर्म्स ऑफ विजुअल्स एंड प्रेजेंटेशन। द थर्ड स्ट्रेंथ ऑब्वियसली जो विवेक सर का जो ब्रांड है, दैट इज द ब्रूटली ऑनेस्ट, वो चीज यहाँ पे दिखता है फिल्म में। मतलब वो चीजें दिखाई गई हैं जो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स या जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिन बातों को नहीं कह पाते हैं, वो सर बड़े आसानी से कन्वे कर देते हैं अपने फिल्मों से। तो इस मामले में तो फिल्म बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है और ट्रुथ का जिस तरह से, मतलब जिसको बिना किसी लाग लपेट के जिस तरह से सर दिखा सकते हैं, आई डोंट थिंक कोई भी इंडिया में डायरेक्टर ऐसा नहीं है जो इतना ज्यादा ऑनेस्ट हो सकता है, इतना ज्यादा मतलब सत्य को एज इट इज दिखाए। द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ ऑफ दिस मूवी इज सिंबलिज्म, जो बहुत ज्यादा जो कि इस मूवी में यूज किया गया है। एक दो हम डिस्कस कर सकते हैं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसा भारती का कैरेक्टर है, दैट रिप्रेजेंट्स द सिचुएशन ऑफ इंडिया, और जो कृष्णा पंडित का कैरेक्टर है जो कि पिछले फिल्म में जिसको एस्टैब्लिश किया गया था, वो यूथ को, आज की हमारी यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि इतनी कंफ्यूज्ड है और वो समझ नहीं पा रही एग्जैक्टली प्रॉब्लम है कहाँ या कौन रियल विलेन है इस केस में। तो वो इस वजह से परेशान है कि सब कुछ होने के बाद भी आज भी हम उसी कम्युनल टेंशन, उसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जो 75 साल पहले जैसा था वैसा ही अभी उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं फिल्म के कॉन्स की। तो विवेक सर ने एक कैरेक्टर है इसमें भारती, उनके लेंस से बंगाल को दिखाने की कोशिश की है दो टाइम फ्रेम्स में। पहला जो फ्रेम है वो 1947 का टाइम है, प्री इंडिपेंडेंट टाइम, जब भारत को आजादी मिल रही थी। तो उस तरह की उस समय पे जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस क्रिएट हुई थी, जिसकी वजह से डायरेक्ट एक्शन डे हुआ और उसकी वो विक्टिम है। और आज की भारती जो उसी ट्रॉमा के साथ जी रही है, जिनके लिए अभी कुछ खास बदला नहीं है,
वो अभी भी उसी फियर में जी रही है। मतलब देखा जाए तो भारती के लिए अभी भी कुछ नहीं बदला है। अब ये मूवी जिन नैरेटिव्स या जिन सीन्स को दिखा रही है वो बड़े ही पावरफुल है। मतलब एक एक इवेंट जो है वो अपने में एक उस पे फिल्म बन सकती है। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है कि बहुत ज्यादा दिखाने की कोशिश की है बहुत कम टाइम में, जिससे होता क्या है कि जब आप एक सीन से या एक इवेंट से जुड़ते हो और आपको लगता है कि अब पीक आने वाला है, तभी वो फिल्म उस इवेंट या उस कह सकते हो उस इवेंट को वहीं पे छोड़ देती है और देन वो नेक्स्ट नैरेटिव डिस्कस करने लगती है। तो जैसे ही आप एक कैरेक्टर बिल्डअप होता है, जैसे गोपाल पाठा जब इस फिल्म में आते हैं तो लगता है कि यार अब इसका पीक आने वाला है, मतलब आप पूरी तरह से चार्ज अप हो जाते हो, आपको लगता है बहुत अच्छा आने वाला है, तभी फिल्म जो है अपने जो नैरेटिव है उसको छोड़ देती है और कहीं और चली जाती है। तो ऐसा आपको बार बार फिल्म में महसूस होगा कि जब भी कुछ बिल्डअप करने की कोशिश की गई है वो बहुत अच्छा हुआ है, कैरेक्टर डेवलपमेंट भी वहां साथ दे रहा है, म्यूजिक इंटेंसिटी फिल्म की एक ऊपर की तरफ जा रही है, तभी कुछ और दिखाने की कोशिश करने में डायरेक्टर जो है वो उस पर्टिकुलर फ्रेम को छोड़ के वो दूसरे नैरेटिव्स की तरफ चले जा रहे हैं। रेदर देन एक्सप्लोरिंग टू मच, वो किसी एक इंस्टेंस को ही पूरी तरह से उसकी पूरी पॉसिबिलिटी और इंटेंसिटी को अगर डायरेक्टर एक्सप्लोर कर लेता तो ये फिल्म कुछ और ही होती। ये तभी होता है जब आप जो है कई सारे इवेंट्स को कवर करते हो एक लिमिटेड स्कोप में, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स फिल्म में आ जाती है। तो यार बात करें एक्टर्स की, तो यार एक्टिंग इस फिल्म में एक्टर्स ने अपना पूरा दिया है। मतलब प्रॉब्लम उनके साथ नहीं है, प्रॉब्लम डायरेक्शन में है, प्रॉब्लम सिंक्रोनाइजेशन में है, और प्रॉब्लम इसमें है कि एक इवेंट के पूरी पॉसिबिलिटी जो उसकी डेप्थ है, जिस इंटेंसिटी में उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, तो उसमें ये फिल्म कहीं ना कहीं फेल हो रही है। बाकी अनुपम खेर का कैरेक्टर हुआ एज अ गांधी, उससे भी हम जुड़ जाते हैं। जो भारती का, जो यंग भारती का कैरेक्टर है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जो सरदार जी हैं और जो विलेन का रोल प्ले किया है, और जो उसमें हिंदू महासभा के जो मतलब चीफ होते हैं उस पर्टिकुलर रीजन के, उन सारे कैरेक्टर से आप जुड़ते हो। लेकिन वही बात है कि उसमें इतने अप्स एंड डाउन्स हैं इस मूवी में कि वही चीज है कि आप उनको पूरी तरह से फील नहीं कर पाते हो कि जैसा होना चाहिए, जैसा एक एक्सोडस मूवी में होता है, वो चीज यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है। देखो यार, लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट दिस मूवी, तो वो ठीक है यार, हमें सपोर्ट करना चाहिए, कि हम भी चाहते हैं कि ये मूवीज इंटरनेशनल लेवल पे खड़ी हो जाके, मतलब जब भी हम एक्सोडस मूवीज की बात करें तो उसमें इस तरह की मूवीज, हमारे इंडिया से भी कुछ मूवीज आए, उनका नाम आए, तो वी शुड बी टेलिंग आवर डायरेक्टर्स वेरी ऑनेस्टली कि हम चाहते क्या है आपसे और आप कहाँ पे चूक रहे हो, वो मतलब अपने परसेप्शन में वी शुड बी अलाउड टू से दीज थिंग्स। जैसे ऐसे डायरेक्टर्स बहुत कम हैं, तो ऐसे लोगों से अगर हम अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ चापलूसी करते रहेंगे उनकी, तो ये भी तो कहीं ठीक नहीं है ना। जो स्कोप है इस तरह की फिल्मों का वो अभी भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा है, इस पे मेरा मतलब मेन फोकस था। तो जस्ट गो एंड वॉच दिस मूवी, आप खुद बताओ देख के कि कैसी थी ये फिल्म। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।